हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 20 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें मैंने टोटल 3 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पे बात करता है। बहुत रिलेवेंट आर्टिकल है। इससे प्रीलिम्स में भी कई पीवाईक्यूज आए हैं। मेंस में 2019 में जो सवाल आया था वो क्या था, डू यू थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया does not accept the principle of strict separation of power, rather it is based on principle of checks and balance। तो पहले आपको मैं आर्टिकल समझाऊंगा और उस आर्टिकल को समझाने के बाद मैं ये बताऊंगा कैसे इस आर्टिकल्स के पॉइंट को आप इस क्वेश्चन में डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल के पॉइंट्स का कैसे यूज़ करना है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप समरी सुनते हैं, आप एनालिसिस देख लेते हैं, बट कनेक्ट कैसे करना है वो नहीं पता होता। तो मैं कनेक्शन भी सिखाऊंगा मेन आपको। सेकेंड आर्टिकल बात करेगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ग्लास ग्रिड का टेस्ट किया है ड्यूरेबिलिटी के लिए। ग्लास ग्रिड का मतलब क्या होता है, आप जो कांच देखिए कांच का यूज़ किया है रोड को बनाने में। अभी मैं समझाऊंगा कैसे बनाया, क्या बनाया, किस तरीके से सस्टेनेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जीएस पेपर 3 में एक स्पेशल सेक्शन है, अगर आप देखेंगे वहाँ पे लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर करके। आप देखिएगा नोटिफिकेशन खोल के, जीएस 3 टाइप करिएगा तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे रोड, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें लिखी है। तो रोड के लिए रेलेवेंट है बहुत ज़्यादा ये। थर्ड आर्टिकल बात करता है, एक एआई टूल बनाया गया जिसका नाम बायोएमयू है, वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया। ये जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक सेक्शन के लिए बहुत रिलेवेंट है। इससे कनेक्टेड जीएस 3 में 2023 में सवाल जो आया था, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ डज एआई हेल्प क्लिनिकल डायग्नोसिस। बहुत डायरेक्ट रिलेवेंस है इसका। मैं आपको समझाऊंगा, एक तरीके से आपको मॉडल आंसर भी समझाऊंगा कि किस तरीके से आप इस बायोएमओ का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बायोएमओ कहाँ का है, 2025 का है ना। ये कहाँ पे न्यूज़ आई है, अभी करंट में आई है, लेकिन ये 23 में ही सवाल आ गया था। तो कहीं ना कहीं रेलेवेंट हो जाता है। आप पीवाईक्यू को बिल्कुल भी मत इग्नोर करिए कभी भी। आई से दिस ऑल द टाइम। पीवाईक्यू और सिलेबस दोनों हैंड इन हैंड होना चाहिए आपके, तभी आप बहुत आराम से स्विमिंग कर पाओगे इस ब्रॉड ओशन में। वरना कहीं ना कहीं हम अक्सर ये होगा कि आप इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, आप पता भी नहीं चलेगा कि आप उस डायरेक्शन में जा चुके हो। तो उस वे में अगर कोई भी बीम ऑफ होप है तो वो है आपका पीवाईक्यू और सिलेबस। ऑलवेज ट्रस्ट दिस, नेवर ट्रस्ट एनीवन्स वर्ड। ये मैं हमेशा बार बार हर पेपर में, हर एनालिसिस में आपको ये चीज़ मैं समझाता हूँ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपना पहला आर्टिकल। ये आर्टिकल देखिए अगेन छोटा है, लेकिन इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा लगी मुझे। ठीक है, क्या है इसमें, जीएस पेपर 2 सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए रेलेवेंट है। सेपरेशन ऑफ पावर, वो भी कहीं ना कहीं रेलेवेंस आती है। तो अब हुआ क्या, मैं एक शॉर्ट रेफरेंस में आपको बताता हूँ। आपको पता होगा कि अक्सर क्या हो रहा है, जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पे दूसरी पार्टी है पावर में, मतलब बीजेपी नहीं है पावर में, सेंटर के अपोजिशन वाली पार्टी पावर में है, तो वहाँ पे अक्सर गवर्नर एक तरीके से बिल्स जब पास होते हैं उनको नहीं पास कर रहे थे। ये बहुत पुराने से आपने सुना ही होगा कि ये टसल चल रही है कि गवर्नमेंट पास करती है स्टेट गवर्नमेंट बिल, लेकिन जो गवर्नर होता है वो उसको बिल को एसेंट ही नहीं देता। तो इसी रेफरेंस में जो तमिलनाडु था, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट पहुंची किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचने से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पास जब तमिलनाडु गवर्नमेंट पहुंची तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे 8 से 9 बिल ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें एसेंट नहीं दी है गवर्नर ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ किया। ठीक है, ये रिसेंट जजमेंट बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। और जैसे ही 142 का यूज़ किया, उसके अंडर में जितने भी पेंडिंग बिल थे वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को ही क्या कहा कि भैया ये सारे बिल अब दोबारा से पास हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि देखिए क्या लिखा है, द वैलिडिटी ऑफ डीम्ड एसेंट। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात कह दी कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट को एसेंट नहीं मिल रही थी गवर्नर को, वो हम ही दे देते हैं। बट ऐसा एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर की पावर लेकर के खुद ही बोल दिया कि भैया अब जाओ एसेंट मिल गए सारे बिल को। बट एक्चुअली गवर्नर ने वैसा नहीं दिया। तो गवर्नर के और प्रेसिडेंट के जो रोल है उस पर सवाल खड़ा होता है। तो उसी चीज़ के रेफरेंस में प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 का यूज़ किया। और आर्टिकल 143 क्या होता है, आर्टिकल 143 कहता है अगर प्रेसिडेंट को कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी सवाल है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में,
तो इस आर्टिकल के अंडर में सुप्रीम कोर्ट से वो क्वेश्चन कर सकता है। और ये आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। आपको पता होगा जो सुप्रीम कोर्ट के उसके अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन, जैसे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, ये सब क्या है, ये सब सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है। तो उसमें अब जो ज्यूरिसडिक्शन यूज होगा वो है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा कि अगेन क्या सुप्रीम कोर्ट लायबल है देने के लिए। आंसर इज नो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को देना ही देना है, बट स्टिल प्रेसिडेंट ने पूछा है कि आप मुझे बताइए, एक बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्चुअल में ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑर्डर पास किया था ये चीज़, लेकिन प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली नहीं बोला इस चीज़ को। प्रेसिडेंट अगर बोलेगा नहीं नहीं तुमने तो गवर्नर का रोल ले लिया, आप हमको बताइए, तो ये चीज़ प्रेसिडेंट ने की। प्रेसिडेंट ने सिंपल पूछा कि आप हमें बताइए ये जो एसेंट दी है आपने, इस एसेंट का क्या मतलब है, हमें आप बताइए जो जुडिशियल रिव्यू होता है इसका स्कोप क्या है, मतलब क्या आप गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर के अंडर में आकर के आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। फिर प्रेसिडेंट ने ये चीज़ पूछी है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर गवर्नर ने या प्रेसिडेंट ने बिल को नहीं पास किया है तो सुप्रीम कोर्ट ही लेकर के पास कर देगा। मतलब बहुत ही पेचीदा सवाल पूछे गए हैं, इस वजह से ये चीज़ बहुत रिलेवेंट हो जाती है। अगेन ये बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये अब लेट की जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के द्वारा। अब ये रेफरेंस देखा जाएगा कि आखिर ये जो प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर है ये एक्चुअली है कितनी, क्या इस पावर के बीच में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसलिए बहुत रिलेवेंट था। अब इसमें इश्यूज एंड सोल्यूशन क्या, पहली बात तो इशू ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी लिमिट नहीं लगाता है एसेंट देने की। हमने अक्सर सुना होगा कि क्या गवर्नर के पास कोई लिमिट है, अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है तो क्या गवर्नर के पास कोई टाइम फ्रेम है कि उसको 2 महीने में 3 महीने पास करना होगा एक्सेप्शन मनी बिल, ऐसा कुछ भी है? नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। या तो वो एसेंट देगा या तो एसेंट नहीं देगा, यही तो चीज़ें होने जा रही है। बस हाँ, जब मनी बिल होता है, दूसरे बिल्स होते हैं, वहाँ पे एक ऑब्लिगेशन हो जाता है कि नहीं यार टाइम फ्रेम उसमें भी तो स्पेसिफाइड नहीं करते, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है कि हाँ हमें देना है या नहीं देना। बाकी सारे बिल्स में क्या होते हैं, एक आपने मीम सुना होगा जहाँ पे एक बड़ी सी कुर्सी पे एक इंसान आके बैठ जाता है और किसी को जगह नहीं देता बैठने के लिए, और उसके नीचे क्या होता है, पेपर छुपा होता है। तो उसी तरीके से गवर्नर कहा जा रहा है कि गवर्नर पेपर को लेके बैठ जा रहे हैं और फिर वो पेपर किसी को नहीं मिल रहा है, मतलब पेपर इज नथिंग बट बिल। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर भी अब हाईलाइट करता है कि भैया अगर इस तरीके से बिल पे गवर्नर नहीं एसेट देंगे 10-10 बिल, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है स्टेट में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं है, वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट गवर्नमेंट है। अगर गवर्नर के पास एक लेजिट रीज़न नहीं है कि बिल को वो क्यों रोक रहा है, और रीज़न देना ज़रूरी भी नहीं समझ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिंपल सा टर्म है, भाई साहब गवर्नर या तो एसेंट दे या तो उसको ना दे, या तो वो प्रेसिडेंट के पास बाईपास कर दे, उस चीज़ को फॉरवर्ड कर दे बिल को। लेकिन अगर चुपचाप बैठ जाएंगे तो ऐसे भी बिल्स हैं 2-2 साल से गवर्नर ने एसेंट ही नहीं दी है, मतलब ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पे सवाल खड़ा करता है। तो उसी के रेफरेंस में जब ये चीज़ आई तो ये अब हाईलाइट कर रहा है, मतलब जब जुडिशरी ने अपने हाथ में मैटर को लिया तो सवाल उठता है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर है कि जुडिशियल एग्जीक्यूटिव के बीच में आखिर मतलब कौन है आगे। यहाँ तो यही काम हुआ है कि एग्जीक्यूटिव का जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट ने ले कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको, एक लास्ट आर्टिकल मैंने समझाया था विच वॉज ऑन जुडिशियल एक्टिविज्म, राइट। अब जुडिशियल एक्टिविज्म का जब आर्टिकल समझाया तो आप रिकॉल करिए मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था कि जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक एडवोकेट से पूरा का पूरा रिकॉर्ड मांगा था कि आप बताइए कि आपने कौन कौन सी लीगल एडवाइस दे रखे हैं इस इंसान को या एक्स इंसान को, तो उसी पे जो एडवोकेट की पूरी बार एसोसिएशन था उन्होंने कहा भाई साहब ये अगेंस्ट है, ये एडवोकेट्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी लायबल नहीं है ये बताने के लिए कि उन्होंने कौन कौन सी लीगल एडवाइस दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा नहीं ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। तो इसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपनी तरफ से आगे बढ़े और आगे बढ़ के बोले भाई साहब ऐसा है, ठीक है, उसके पास बिना केस आए, अभी सुप्रीम कोर्ट जनरली क्या करता है, उसके पास जब केस पहुंचता है तो उसकी वो हेयरिंग करता है, लेकिन बिना केस पहुंचे ही स्यो मोटो कॉग्नाइजेंस ले ले, मतलब बिना किसी केस के आए हुए सुप्रीम कोर्ट कहे हम इस केस को अपने हाथ में लेते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है किसी इंसान की, हम इस केस को समझते हैं पब्लिक इंटरेस्ट, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है और इसलिए हम इस केस की हेयरिंग करते हैं और जजमेंट देते हैं उसके ऊपर। तो उसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं।
और उसी में आपको मैंने बताया था कौन इंसान था, पीएन भगवती करके आपको मैंने बताया था, जिसकी वजह से जुडिशियल एक्टिविज्म इतना ज़्यादा प्रमोट हुआ था। उसी में एक टर्म आता है जुडिशियल रेस्ट्रेंट, जिसमें आगे चल के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्होंने भी अपनी बात बोली थी कि जुडिशियल एक्टिविज्म में ये नहीं होना चाहिए कि पावर्स का कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाए, मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव की पावर में इंटरफेयर करे, सुप्रीम कोर्ट जा करके लेजिस्लेचर की पावर में इंटरफेयर करे। मतलब बहुत ही ध्यान से यूज करना होगा किस चीज़ को, इस जुडिशियल एक्टिविज्म को। तो वही चीज़ अब यहाँ पे हाईलाइट हो रही है कि क्या ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है ये एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन में आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब ये चीज़ सवाल खड़ा करती है। अब अगेन इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, कोर्ट को एक प्रॉपर डिफाइन करना होगा कि क्या लीगली कोई भी टाइम बाउंड मैंडेट डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट या नहीं डाल सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन जहां पे चीजें मेंशन हो, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन का मतलब क्या है, गवर्नर के पास क्या है, डिस्क्रिशन दे रखा है कि भाई साहब आपके पास पावर है, अपने हिसाब से काम करो। इसी डिस्क्रिशन के ऊपर सवाल आया हुआ था इस बार 2025 में, कौन कौन सी चीज़ें ये डिस्क्रिशन पे काम करती हैं। तो आपको एक टेस्ट करना है एक बार, 2025 के PYQ में डिस्क्रिशन के ऊपर सवाल आया था। आई थिंक वो आई फील गवर्नर के ऊपर ही सवाल था, डिस्क्रिशन। आई एम नॉट एग्जैक्टली एबल टू रिकॉल दैट थिंग, बट आप एक बार उसको देखिएगा। आई एम प्रिटी मच श्योर कि डिस्क्रिप्शन पे ही सवाल आया था 2025 में, राइट। चलो अब क्या देखते हैं इसमें और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो 142 की बाउंड्री है वो क्लैरिफाई होनी चाहिए कि क्या हम इस बाउंड्री का यूज़ कर सकते हैं ऐसे डिसीजंस लेने के लिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से उतना ज़्यादा नहीं ऑथेंटिकेट होते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशन इट्स नॉट रिटन एनीवेयर कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो जो गवर्नर या प्रेसिडेंट के जो रोल्स हैं उसमें आके इंटरफेयर कर सकता है, या फिर अगर गवर्नर ने एसेंट नहीं दी तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही बोल दे कि हाँ बिल पास है जाओ भैया आप करो काम। ये चीज़ नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ कैसे इस बार हुई है, उसी के रस में क्वेश्चन आता है व्हाट इज आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 एक तरीके से कंप्लीट जस्टिस की बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है कंप्लीट जस्टिस देने के लिए उन पेंडिंग मैटर्स पे जिस पे उसे सही लगता है, और जब वो ऑर्डर पास करेगा तो वो एनफोर्सेबल होगा पूरी इंडिया की टेरिटरी में। ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर कही जाती है। तो इस बार जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को जजमेंट दिया था कि जो 9 बिल्स पेंडिंग है इसका एसेंट दे दिया जाता है, बाय डिफॉल्ट दीज बिल्स आर एसेंटेड, तो उस पे ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आर्टिकल 142 का यूज़ करते हैं और कंप्लीट जस्टिस देते हैं। तो ये चीज़ अगेन तमिलनाडु गवर्नमेंट को बहुत अच्छे लगी, उन्हें लगा कि हमें जस्टिस सर्व हो गया है, लेकिन ये क्रिएट कर दिया किस चीज़ को, पावर टसल जो दो बीच में होता है ना, किसके बीच में, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो पावर कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस चीज़ को इसने फर्दर हाईलाइट कर दिया, राइट। चलो अब देखते हैं कि इससे कनेक्टेड 2010 में सवाल क्या आया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ। टेंडर्स एडवाइस किसकी बात कर रहा है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की। 2010 का सवाल है, लेकिन 2025 में तो रेलेवेंस है ना इसकी। बिल्कुल भी PYQ को ओल्ड मत समझिए। जो आप लोग जनरली मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज लेते हो वो सब क्या करते हैं, मेन जो कॉन्सेप्ट होता है उसका यही तो होता है कि जो PYQs हैं उन्हीं में से उठा के इधर उधर करके वो क्वेश्चन बना देते हैं। लेकिन PYQ को आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते ये सोच के कि नहीं इसकी रेलेवेंस क्या ही होगी। बहुत ज़्यादा रेलेवेंस होती है PYQs की, मैं आपको बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव ऑन एनी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट। अगेन पहला, इफ ही सीक्स सच एडवाइस, क्या कह रहे हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पे ये पार्ट आ रहा है कि जो टेंडर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को वो किस किस मैटर पे कहीं ना कहीं वो आती है रेलेवेंस। तो पहला हो गया। दूसरा, ओनली इफ मैटर रिलेट टू फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। अब मैंने आपको बताया एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या केवल फंडामेंटल राइट जो होता है उस पर डिसीजन दे सकता है, ऑब्वियसली नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है, ऐसा लिखा भी नहीं है। इफ ही सीक्स सच एडवाइस, हाँ ये तो है, क्योंकि इस बार प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये चीज़ बोली है कि आप हमें बताइए कि एसेंट का मतलब क्या है। ओके, अब ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव ऑन एनी मैटर ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, क्या ऐसा हो सकता है? आप खुद सोचो, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्वेश्चन को पहले समझिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द मैटर ऑफ लॉ एंड फैक्ट ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद ही जा करके एडवाइस देना चालू कर देगा क्या प्रेसिडेंट को? ऐसा नहीं है। तो इसमें आपका
2 इज राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आया था, ये 2014 में आया था। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर इट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अपीलेट, ओरिजिनल एंड रिट जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बता दिया क्या होता है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है, जब अपील की जाए सुप्रीम कोर्ट के पास, राइट। रिट जुरिस्डिक्शन मतलब क्या होता है, रिट मतलब वही आर्टिकल 32 जिसमें आपका प्रोहिबिशन, मैंडमस, सर्श्योरी, ये सारी रिट्स जो आती हैं वो सब किस में, रिट जुरिस्डिक्शन में आती है। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसका यूज़ करता है सुप्रीम कोर्ट, या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो दो स्टेट्स के बीच में या सेंटर स्टेट के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का यूज़ करता है। 2012 में भी सवाल आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अगेन मैंने आपको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पहले बता दिया। अब देखिए 2014 में सवाल आया, पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पे पाया, नेक्स्ट बार क्या हुआ, उसी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में एक एप्लीकेशन बेस्ड इन्होंने क्वेश्चन दिया और पूछा क्या आपको पता है, नहीं पता। अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट्स, आपको ऑलरेडी बताया बिल्कुल। अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। अगेन इलेक्शन ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, क्या ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अ यूनियन टेरिटरी, आपको यूनियन टेरिटरी पता है, वो तो ऑलरेडी सेंटर के अंडर में है ना, तो क्या ही डिस्प्यूट आएगा उसके अंदर में, है ना। अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, यस दिस इज द राइट वन, तो 1 and 4 इज द राइट ऑप्शन। अब एक बात देखिए आप, क्वेश्चन क्या था, आपको फर्स्ट पेज में क्वेश्चन लिखा हुआ था, डू यू थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, रादर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, एक्सप्लेन। 2019 का सवाल था। अब आपको ये देखना है कि जुडिशियल चेक जो एग्जीक्यूटिव पावर पे होता है, तो इस बार क्या हुआ था, जुडिशियल चेक ही तो हुआ। एग्जीक्यूटिव पावर क्या थी, भैया गवर्नर का एसेंट देना, लेकिन गवर्नर ने नहीं दिया, तो जुडिशियल चेक इस बार जो हुआ, तो उसी के रेफरेंस में ये हम कनेक्ट करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन के पॉइंट्स को आप ले सकते हो इस आर्टिकल से। तो अभी जो 24 का जजमेंट आया वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करता है, जुडिशरी ने जो इंटरवेंशन किया है एग्जीक्यूटिव डीले में। एग्जीक्यूटिव डीले मतलब जो गवर्नर डीले कर रहा था उसमें जुडिशरी ने क्या किया है, इंटरवीन किया है। तो इस तरीके से जुडिशरी काम कर रही है एज अ चेक ऑन एग्जीक्यूटिव पावर। और क्वेश्चन क्या कह रहे थे आप देखिए, चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस मतलब क्या है, चेक्स एंड बैलेंस मतलब जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ये एक दूसरे की पावर को चेक करते हैं, वही तो चीज़ है। क्या जुडिशरी की पावर को लेजिस्लेचर नहीं चेक करता, कई बार चेक करता। आपने देखा होगा एनजैक के अंडर में जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाली चीज़ हुई थी, जब आपका पार्लियामेंट ने कई बार लॉ लेके आया है, उसने बना रखा है कि नहीं आपको सुप्रीम कोर्ट को ऐसा काम करना होगा, अगर वो कोई बेसिक स्ट्रक्चर को या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटीग्रिटी है उसको हिंडर नहीं करता तो पास भी कर देता है सुप्रीम कोर्ट। तो कहीं ना कहीं दूसरे के पावर पे चेक रखते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है इस आर्टिकल के रेफरेंस से बता रहा हूँ मैं कि जुडिशरी किस तरीके से एग्जीक्यूटिव की पावर पे चेक किया है, तो उसमें आपका जो तमिलनाडु गवर्नमेंट केस है वो रेलेवेंट हो जाता है। जो डिले एसेंट हुई है 10 बिलों की, राइट, जिसको तमिलनाडु लेजिस्लेचर ने, मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने पास किया है। जब कोई बिल को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पास करती है तो माना जाता है लोगों ने पास किया है। अगर उसको एक इंसान गवर्नर रोकेगा तो कहीं ना कहीं लोगों की इच्छा के अगेंस्ट हो रहा है वो काम। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हाईलाइट करती है कॉन्फ्लिक्ट, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने अपना बोलते हैं ना स्पेशल पावर 142 का यूज़ करके इनकी जो पावर्स थी उस पर कहीं ना कहीं चेक किया था। वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और ये चीज़ जो मूव है हाईलाइट करता है किस चीज़ को, जुडिशियल एक्टिविज्म को। इससे क्या होता है, ताकि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सके किसकी, एग्जीक्यूटिव की कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। यही तो चीज़ हुई है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जब आपका पास कर दिया कि जाओ भैया आपका जो 10 बिल पे बैठा हुआ है ये गवर्नर, मैं आपको करवा देते हैं, पास करवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट टाइम कोई भी गवर्नर इस तरह से चीज़ें नहीं करेगा। उसे पता होगा कि भाई अगर मैंने पास नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर उसने पास कर दिया तो कहीं ना कहीं ये पूरी पोस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने भी मदद करेगा, राइट। तो एक बार इसको आप पढ़िएगा, इस क्वेश्चन से आप कनेक्ट करेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। अब इसका एग्जाम्पल किस तरीके से इस क्वेश्चन में काम करता है, इस पॉइंट्स को ज़रूर आप एक बार ध्यान से पढ़िए ताकि आपको एक आइडिया लगे। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव डीले को देख रही है, फ्लेक्सिबल यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। अगेन 142 की पावर का क्या लिमिटेशन है, किसके अंडर में काम करेगी, कितनी उसकी प्रॉक्सिमिटी होगी, वो चीज़ कहीं ना कहीं नहीं पता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, राइट।
फिर ये दिखाता है कि जो 3 ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की कैसे इंटरप्ले करती हैं। लेजिस्लेचर बिल पास करता है, एग्जीक्यूटिव डिले करता है, जुडिशियल इंटरवीन कर देता है। आप देख रहे हैं कैसे कनेक्शन हो रहा है। स्टार्टिंग यहाँ से हुई, यहाँ पे आई, यहाँ से हुई, यहाँ पे, और यहाँ पे दोबारा इसने कहा भाई साहब ऐसे पास कर देते हैं, आप अपना काम करो, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली, मैं आपको पूरा आर्टिकल मैंने समझाया। फिर इसके रेफरेंस में इस क्वेश्चन से कैसे आप अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आर्टिकल्स के पॉइंट का यूज करके। 141 का मैंने ऑलरेडी वहां पे लिख दिया था, ये ए इस यहाँ पे लिख दिया था, ये वही सेम चीज़ है यहाँ पे। आप एक बार पढ़ लेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। अब बात करते हैं हमारा सेकेंड आर्टिकल, जो कि जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर से जो रोड का सेक्शन है उसमें रेलेवेंट है। तो अब हुआ क्या है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने एक ट्रायल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें ग्लास बीड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। तो अक्सर क्या होता है, रोड आप लोग देखते हो, मैं आपको पहले समझाता हूँ। रोड होती है जब टूटती है रोड, जो गड्ढे होते हैं छोटे छोटे, उन छोटे गड्ढों में जो नई टेक्नोलॉजी क्या की है, जो कांच के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों का उन्होंने एक ऐसी पेस्ट टाइप बनाया। मान लो ये रोड है, ठीक है, ये रोड टूटी थी, तो यहाँ पे इन्होंने क्या भरा, यहाँ पे कांच भरा, और इसी के ऊपर इन्होंने क्या डाल दिया, जो बिटुमिनस होता है। बिटुमिनस मतलब क्या होता है, जो आपका क्रूड ऑयल से निकाला जाता है, या आप डामर समझ लो, सिंपल सी भाषा में डामर जान लो। तो उठा करके इसके ऊपर डालेंगे तो ये रोड पूरी तरीके से सील हो जाएगी, दैट्स ऑल। तो इसका यूज़ किस लिए किया गया, रोड की रिपेयरिंग में यूज़ किया गया। अब रोड की रिपेयरिंग में क्यों यूज़ किया, क्योंकि एनएचआई को लगा कि ये ड्यूरेबल है, क्योंकि कांच का आपको पता है अक्सर क्या होता है, रोड एक बार बनती है, दूसरी बार फिर टूट जाती है। तो इस बार इन्होंने चेन्नई बैंगलोर हाईवे NH44 पे इस चीज़ को बनाया है, इस चीज़ को देखने के लिए कि इसकी रोड ड्यूरेबिलिटी कितनी एनहांस होती है, ठीक है, और इससे रोड एक्सीडेंट कितने मतलब प्रिवेंट होते हैं। कहीं ना कहीं वो टेस्टेड है, ऐसा नहीं है कि बेकार है ये। पर्टिकुलरली मानसून का सीज़न जो होता है वहाँ पे अक्सर रोड टूट जाती हैं, ठीक है, उसको बनने में समय लगता है। तो मान लो ये एक रोड अपने उस पर जा रही है नॉर्मली, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक बोलते हैं क्रैक हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, तो उस गड्ढे में पहले कांच डालें, कांच डाल के ऊपर से वो डामर डाल देंगे। अब आपके दिमाग में सर डामर डायरेक्टली क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि डामर अगर डायरेक्टली डालोगे आप तो उसके अंदर जो वाटर होगा, अगर पानी जाएगा तो दोबारा से दोबारा रोड फिर टूट जाएगी। इस वजह से बीच में कोई ना कोई एक लेयर होनी चाहिए। इसलिए जनरली क्या होता है, लोग गिट्टी डालते हैं, जिसे एसफाल्ट बोलते हैं हम लोग, एसफाल्ट टेक्नोलॉजी। आपको दिखाऊं क्या उससे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अगर की डिटेल की बात करें, ऑलरेडी मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट ही समझा दिया आपको, छोटी छोटी की डिटेल है। जो ट्रायल है 148 किलोमीटर पे स्ट्रेच किया जा रहा है। अगर ये अच्छे से काम करता है तो इसको हम फर्दर यूज़ करेंगे। अब इसको लार्सन एंड टर्बो, देखो ये सारी एक खाली डिटेल इसलिए बताई जा रही है ताकि आप अपने दिमाग में किसी न किसी इंफॉर्मेशन के साथ इस ग्लास ग्रिड टेक्नोलॉजी को दिमाग में रख लो, ठीक है। आपको इसमें से कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। ये सिर्फ दी इसलिए गई हैं ताकि आप एक बार अच्छे तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएं, दैट्स ऑल। यही एकमात्र इसका मेन रीज़न है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है। तो इससे कहीं ना कहीं जो पोथ होल्स हैं वो रिड्यूस होंगे, वाटर लॉगिंग इससे कम होगी, जो लाइफ स्पैन है बाइटुमेन रोड का वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ जाएगा, रोड की सेफ्टी और एनहांस होगी। जो मानसून प्रोन एरियाज़ हैं जहाँ पे रोड टूट जाती हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं क्या होंगी, वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होंगी, जिससे ह्यूमन लाइफ ज़्यादा बोलते हैं ना, ह्यूमन लाइफ की जो मोर्टेलिटी होती है रोड पे वो कम होगी। अगर ये सक्सेसफुल होता है, ये नेशन वाइड रेप्लिकेट किया जा सकता है। अभी जो आप देख रहे हो ये क्या है, काला काला आप देख रहे हो, इसको हम लोग एसफाल्ट कहते हैं। एसफाल्ट में क्या होता है, जो डामर होता है, ठीक है, जो बिटुमिनस होता है, बिटुमेन जो होता है, ठीक है, बिटुमिनस को आप कोल से कनेक्ट कर देंगे, बट बिटुमेन समझिए उसे, बिटुमन, उसको गिट्टियों के साथ मिक्स किया जाता है तो ये पूरा मिक्सचर बन जाता है और इसी से रोड बना दी जाती है। यही अक्सर आपने देखा होगा। तो अब क्या कह रहे हैं, वही सेम चीज़ मैं आपको बताई कि यहाँ पे गड्ढा है तो इस गड्ढे में ये ना डाल के डायरेक्टली पहले कांच डालें और कांच के ऊपर वो कर देंगे, तो लग रहा है मे भी बहुत ड्यूरेबल होगा ये। अब डिपेंड करता है कितना सक्सेसफुल होता है ये चीज़। कहीं ना कहीं सस्टेनेबल भी कही जा रही है, वो आगे चल के पता चलेगा कितनी सस्टेनेबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम नोटिस करते हैं कि ग्लास वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में ग्लास बहुत ज़्यादा निकलता है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी काम करती है तो एक रिसाइकिल फॉर्म में हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। 2020 में सवाल आया था, इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड एंश्योरिंग एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट।
कॉपर स्लैग यस, कोल्ड मिक्स एसफाल्ट टेक्नोलॉजी यस, जियो टेक्सटाइल ये भी। तो हॉट मिक्स एसफाल्ट टेक्नोलॉजी, अब देखिए जो हॉट मिक्स एसफाल्ट है वो यही है। हॉट मिक्स में क्या करते हैं आप नोटिस कर रहे हो कि भाई उसको 100 से 150 डिग्री पे एकदम गर्म किया जाता है डामर को, फिर डामर को रोड पे डाला जाता है एकदम गरम गरम, आपने नोटिस किया होगा। तो उससे फॉसिल फ्यूल का या फिर कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे 1 2 3 इज़ द राइट ऑप्शन। कोल्ड मिक्स एसफाल्ट क्या होता है, उसके अंदर गर्म नहीं किया जाता, उसमें ऐसा मिक्सचर बनाया जाता है कार्बन एमिशन ना हो ज़्यादा, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में बिटुमेन का ही तो यूज़ हो रहा है, तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा नहीं इम्पैक्टफुल हो जाती। बट अगेन एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, तो उसमें कोल्ड मिक्स एसफाल्ट टेक्नोलॉजी भी आएगा आपका। ठीक है, जब मैं PYQ सीरीज में समझाऊंगा तो वहाँ पे आपको इन डिटेल सारी चीज़ें बताऊंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल को, ये साइंस एंड टेक सेक्शन के लिए रेलेवेंट है बहुत ही। देखिए आर्टिकल पढ़ोगे तो एक शब्द में बोलो आपको नहीं समझ में आया कुछ भी, ठीक है, इस तरीके से बनाया गया आर्टिकल, बट मैं आपको बहुत ही सिंपल और लेमन टर्म में समझाता हूँ। एक नया टूल, AI टूल बनाया गया, जिस AI टूल का नाम क्या है, बायो एमू नाम है उसका। किसने बनाया, ज़रूर ध्यान रखिए, माइक्रोसॉफ्ट एंड राइस यूनिवर्सिटी और ये फ्रेई यूनिवर्सिटी ने बना रखा है, ठीक है, इन लोग के द्वारा बनाया गया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले यही होगा ना कि ऑब्जेक्टिव क्या, आपको इस पूरी डिटेल में जाना ही नहीं है। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन की जितनी रेंज होती है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अब प्रोटीन क्या होता है, आपने प्रोटीन को देखा होगा इस तरीके से, प्रोटीन में जो होता है, प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से, ठीक, सिंपल सी बात। अमीनो एसिड आप समझ रहे हो, अमीनो एसिड समथिंग क्या है, तो अमीनो एसिड एक तरीके से छोटे छोटे, आप समझ लो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक साथ मिलते हैं और ऐसे ये जो आप धागा टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इस तरीके से बन जाते हैं। प्रोटीन का यूज़ क्या होता है, प्रोटीन का यूज़ हमारी मसल बिल्डिंग में होता है, प्रोटीन का बहुत ब्रॉड लेवल पे यूज़ होता है, ठीक है, एक तरीके से फंडामेंटल स्ट्रक्चर कह सकते हो हमारी बॉडी का, जिससे हमारी बॉडी वर्क करती है। तो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन हमेशा अपना कॉम्बिनेशन चेंज करता रहता है, ठीक है। प्रोटीन की जो बहुत ही यूनिक फीचर होता है वो क्या होता है, जो उसका शेप होता है वो चेंज होता रहता है, कभी स्ट्रिंग शेप हो गया, कभी ये हो गया। अब ये जो शेप चेंज हो रहा है, इसमें अमीनो एसिड बहुत अहम रोल करता है। तो हमें शेप पता होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जैसा शेप होगा वैसी ही बॉडी परफॉर्म करेगी, ये भी बहुत बड़ी रेलेवेंट चीज़ है। अगर हमारी जो प्रोटीन का शेप है वो इम्पैक्ट होता है किसके द्वारा, वो इम्पैक्ट होता है वायरस के द्वारा। ये भी आपको पता है, जो कोविड-19 था उसमें क्या हो रहा था, उसमें यही चीज़ तो हो रही थी कि हाँ, उसमें जो प्रोटीन है वो चीज़ अपनी, उसका RNA जो है वो चेंज हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको उतना डिटेल नहीं जाना है। पॉइंट सिर्फ ये है, प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, तो उस वजह से प्रोटीन को समझना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अगर प्रोटीन का हमें समझ हो जाएगी प्रॉपरली तो हम ये बता पाएंगे कि किस तरीके से जो ड्रग डिलीवरी होती है वो करनी होगी। मान लो एक प्रोटीन में X प्रॉब्लम है, ठीक है, ये, और उसके बगल वाला प्रोटीन है उसको X, जो इस X प्रॉब्लम की सोल्यूशन है वो है Y। तो अगर मान लो ये जो इसके बगल प्रोटीन है उसे Y से दिक्कत है, तो मान लो आपने Y का सोल्यूशन इस X पे दिया, तो ये X तो सही हो गया, लेकिन इस Y से इस दूसरे Z को दिक्कत हो जाएगी। मतलब ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ मैं। तो उस चीज़ को सही करने के लिए ये बायो एमओ का डेवलपमेंट हुआ है। अब ये AI टूल करता क्या है, ये जो प्रोटीन की फ्लेक्सिबिलिटी है ये प्रॉपरली उसको एक तरीके से बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग करता है, उसकी बताता है, एक तरीके से डेटाबेस बनाता है, प्रोटीन के कितने टाइप्स हैं, प्रोटीन की जो शेप चेंज होती है बायोलॉजिकल प्रोसेस में वो कैसे होती है। अगर जो जैसे आप एक ठंडी जहाँ पर रहे हो तो आपका प्रोटीन अलग तरीके से काम कर रहा होगा, अगर मैं गर्म जहाँ पे हूँ तो मेरा प्रोटीन अलग से काम कर रहा होगा बॉडी में। तो वही चीज़ देखा जाएगा, एक डेटाबेस बनाया जाएगा। ये AI क्या करेगा, डेटाबेस बनाएगा पूरी तरीके से बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, कैसे अपनी शेप चेंज करते हैं। तो वो आगे भी प्रेडिक्ट करेगा कि भैया अगर आज इस प्रोटीन ने X शेप ली है तो कल को ये कौन सी शेप लेगा। अगर हमें प्रेडिक्शन मिल जाएगा कल को Y शेप लेगा, तो हम Y शेप अगर कोई दिक्कत वाली है तो हम प्रिवेंटिव केयर कर सकते हैं। प्रिवेंटिव केयर जैसे बोलूँ दिमाग में आपके तुरंत आना चाहिए कौन सा, WHO। कल WHO के बारे में क्या बता रहा था, उसने जो हेल्थ अकॉर्ड के रेफरेंस में एक चीज़ बोली है जिसमें USA ने मना कर दिया ज्वाइन करने से, ठीक है, जिसको हमने किया था ग्लोबल पैंडेमिक अकॉर्ड, जिसके अंडर WHO ने कहा कि भाई साहब जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितने मैन्युफैक्चरर हैं, उनको अपना 20% ऑफ ड्रग्स हमें देना होगा अगर पैंडेमिक लाइक सिचुएशन होगी। ये WHO ने इसलिए लिया ताकि इन फ्यूचर कभी कोई पैंडेमिक होता है तो उससे अच्छे से टैकल किया जा सके। बेसिक यही मतलब था उस चीज़ का,
ठीक है। तो अब वही सेम चीज़ यहाँ पे भी की जा रही है। अगर हमें कल को पता होगा तो हम अपनी प्रिवेंटिव केयर सही कर सकते हैं, राइट। अब ये ड्रग डिलीवरी की डिस्कवरी को और ज़्यादा अब इम्प्रूव कर देता है, क्यों क्या होगा, अगर आज इस एक्स में प्रॉब्लम है तो कल को हम ये बता पाएंगे कि ये एक्स वाई शेप लेगा, तो वाई शेप की हम पहले ही ड्रग डिस्कवरी कर लेते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से काम कर सकें। इसमें WHO को मदद मिलेगी, इंडिया को भी मदद मिले, क्योंकि इंडिया की अभी भी कहीं ना कहीं क्यूरेटिव केयर पे होता है कि जब पहले बीमार हो जाओ उसके बाद दवा मिलेगी। ये नहीं होता कि नहीं भैया आपको हम पहले ही ऐसा बना दे रहे हैं कि आप बीमार ही ना हो, ठीक है। तो ये इसका मेन कॉन्टेक्स्ट था। ये कहीं ना कहीं टाइम एंड कॉस्ट को बचाएगा। आपने देखा कोविड-19 में सिचुएशन कैसे वर्स हुई, कितनी मॉर्टेलिटी हुई, फिर जा करके चीज़ें बनी। लेकिन अगर ये चीज़ अच्छे सक्सेसफुल होती है, पहली बात तो टाइम को बचाएगा और कॉस्ट को बचाएगा, क्योंकि अभी जो हमारे पास करंट मेथड है, जिस करंट मेथड से हम प्रोटीन का प्रॉपर तरीके से डेटाबेस बनाते हैं या फिर देखते हैं कि प्रोटीन की शेप क्या है, वो थोड़ा ट्रेडिशनल है, ठीक है, उससे हमें नहीं पता चल पाता है उतना ज़्यादा। इस वजह से ये जो आपका बायोएमयू है ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट और समय दोनों बचाएगा, ठीक है। ये लार्ज स्केल स्टडीज़ को सपोर्ट करेगा, बोलते हैं ना बहुत ही ब्रॉड लेवल पे जो जेनोम वाइड प्रोटीन फ्लेक्सिबिलिटी है उसको प्रेडिक्ट करेगा। जैसे मैंने जेनोम वाइड बोला, जेनोम का मतलब क्या है, प्रॉपर एक बोलते हैं ना, ये मान लो एक पूरा सेल है या पूरी, मान लो एक सिंपल से टर्म में समझिए, ये पूरा सेल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर में DNA है, इसी के अंदर सारी चीज़ें मिक्स हो रखी हैं, इसे प्रोटीन भी आपका आ जाएगा। तो ये बॉडी का पूरा आधार कार्ड का प्रेडिक्शन करने में मदद करेगा। अगर आज, क्योंकि मज़े की बात ये होती है कि जो हमारा आधार कार्ड होता है बॉडी का, एक DNA तो यूनिफॉर्म रहता है, लेकिन जो बाकी चीज़ें होती हैं वो चेंज होती रहती हैं जेनोम की। तो चेंज जब होती है उसी तरीके से हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है। अगर वो इन्वर्सली इम्पैक्ट होती है तो उससे आप नोटिस किए होंगे बहुत प्रॉब्लम्स, कैंसर जैसी बीमारियां तक हो जाती हैं जब आपकी सेल्स सही से या एक हेल्दी तरीके से काम नहीं करती हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ रिलेवेंट हो जाती है, हम समझें कि आखिर ये कितना ज़्यादा मदद करेगा। और वो मदद करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर जेनोम वाइड प्रोटीन की एक बोलते हैं ना अच्छे तरीके से डेटाबेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये होगा तो हम प्रिडिक्शन कर पाएंगे, जो प्रिडिक्शन कर पाएंगे तो जो बोलते हैं ना बहुत ऐसी बीमारियां डिसीजेस जिससे बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी होती हैं उसको रोका जा सकता है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखिए, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक। हाउ डज AI हेल्प्स क्लिनिकल डायग्नोसिस, डू यू परसीव एनी थ्रेट टू प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल इन द यूज ऑफ AI इन हेल्थ केयर। अगेन सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो मैंने आपको आर्टिकल बताया बायोएमयू का, अगेन उसकी डिटेल में उतना मत जाओ, आप बायो से केमिस्ट्री से ना हो तो बहुत ही सिंपल रखो उस चीज़ को। पहली चीज़ क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू सिस्टम दैट स्टिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये मैंने एक तरीके से बताया कैसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। टू परफॉर्म टास्क लाइक लर्निंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप क्वेश्चन को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करो, पहले लिखो, ठीक है, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ अभी। अब आर्टिकल से कैसे कनेक्ट करना है, दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, हाउ डज AI हेल्प क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो आपने देखा बायोएमओ कहीं ना कहीं जहाँ हमारे पास प्रॉपर जो प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होगा, हमारे पास प्रोटीन का पूरा डेटाबेस होगा शेप का, तो हम डिसाइड कर पाएंगे क्या क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से बायोएमओ या AI क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। AI बहुत ब्रॉड, हमेशा कल ही कहा था मैंने कि यूपीएससी हमेशा बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन पूछता है, आपको बहुत ही स्पेसिफिक होकर के उसका आंसर देना होगा। और स्पेसिफिक कब होगे, वो होगे आप रीसेंट एग्जाम्पल से। तो AI तो ब्रॉड है लेकिन बायोएमयू खुद एक AI है, तो आप AI का एग्जाम्पल दीजिए बायोएमयू कि वो अंडरस्टैंड हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में प्रोटीन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, किस तरीके शेप चेंज करता है, इसमें हमारा बायोएमयू मदद करेगा। और क्या करेगा, ये प्रिडिक्ट करेगा मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जिससे ड्रग टारगेट और फास्ट हो पाएगा, डायग्नोसिस इंप्रूव होगा और जो ट्रीटमेंट की डिज़ाइन है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। यही तो मतलब हुआ, जो बायोएमयू है वो क्या कह रहा है, क्या वो क्लिनिकल डायग्नोसिस में नहीं मदद कर रहा है। क्वेश्चन भी तो यही पूछे है ना, हाउ डज AI हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, तो ये AI ही तो है बायोएमयू जो मदद कर रहा है इस तरीके से। फिर अगेन ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत समय लेती हैं जनरली, ठीक है। अगर ट्रेडिशनली देखो जो वीक्स में होता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आवर्स में ही कर देगा। इससे जो फास्टर डिस्कवरी होगी ड्रग की, जो कैंसर लिंक्ड प्रोटीन होते हैं उनमें कहीं ना कहीं क्या होगी, मदद मिलेगी, ठीक है। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में मदद नहीं हुई, बिल्कुल हुई। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं शो करता है कि किस तरीके से AI का यूज़ करके आप एक क्लिनिकल डायग्नोसिस अच्छा कर सकते हैं। अब ये हाउ इज़ इट थ्रेट टू प्राइवेसी, एक बार तो पॉजिटिव बोला,
लेकिन दूसरी साइड अब निगेटिव चीज़ भी आपको बोलनी है। तो थ्रेट टू प्राइवेसी कैसे? अब मैंने आपको बताया डेटाबेस बनेगा, इतना बड़ा लार्ज स्केल बायोलॉजिकल जेनोम डेटा अगर बनेगा ट्रेन करने के लिए बायोएमयू को, तो कहीं ना कहीं इससे जो पर्सनल जेनेटिक डेटा है उसका मिसयूज हो सकता है कॉरपोरेशंस के द्वारा, इंश्योरर्स के द्वारा, है कि नहीं? किस तरीके से मिसयूज करेंगे? डेटा मिलेगा, सोचेंगे अच्छा इनको एक्स बीमारी है, चलो एक्स बीमारी की दवा पहले बना लो, कल भी। तो ये लोग क्या करेंगे? इंतजार करेंगे एक्स बीमारी का, तो पहले प्रोडक्शन कर देंगे, तो बोलेंगे ये देखो वी आर गॉड, अपने आप को कहीं ना कहीं भगवान समझने लग जाते हैं कि हमने दवा बनाई, हम ही सब कुछ है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मिसयूज भी हो सकती है, ये रियल थ्रेट प्राइवेसी का हो सकती है। तो इस वजह से एक स्ट्रिक्ट गवर्नेंस, डेटा गवर्नेंस का होना बहुत ज़रूरी है, इंक्रिप्शन होना ज़रूरी है, कंसेंट पॉलिसी सही से फॉलो हो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ब्रिक्स में भी इस बार एआई डेटा गवर्नेंस के ऊपर बात की गई थी कि भाई साहब ये ना हो कि एआई का यूज़ करते करते हम गवर्न ही ना कर पाएँ। और सिर्फ एआई मतलब क्या है? एआई का मतलब मैंने बताया, एआई का सिंपल सा अर्थ ही यही होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो स्टिमुलेट करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस को, जो सिमुलेट करता है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस हमारे जैसा ही काम कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है, मतलब बस वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड इंटेलिजेंस है, बट इंटेलिजेंस हमारी ही है, हम हमारे द्वारा ही बनाया गया है वो, ठीक है। तो ये एक सिंपल कॉन्टेक्स्ट था किस तरीके से हाउ इज इट थ्रेट टू प्राइवेसी। तो आप इस पॉइंट को लिख करके अपने इस आंसर को सॉल्व, देखिए अभी सिर्फ अगले पिछले साल ही 1-2 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए कितना कनेक्टिंग मैंने आपके लिए आर्टिकल बना दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये समरी जो मैंने समझाया वो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।